Uh, Good morning. Today we will continue with the yesterday's lecture, that is LHC and beyond, unit 3, that is plasma physics. कल हम लोगों ने बेसिक प्लाज्मा एप्लीकेशंस देखे थे. पहले देखा था व्हाट इज प्लाज्मा, देन एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा और क्राइटेरिया फॉर एन गैस टू बी अ प्लाज्मा. आज we will be dealing with interaction of laser beams with plasma or propagation of laser beams in plasma. So we have to start with a theoretical description. आज का लेक्चर टोटली थियोरेटिकल है. तो बेसिकली जब भी हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंटरेक्शन विद अ चार्ज पार्टिकल स्टडी करते हैं, तो द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन इज द लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन, Yes, sir. जो कि सामने लिखी हुई है आपके. Yes, sir. यहाँ पे भी चार्जेस दो हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयंस हैं. आयंस चूंकि मच हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आयंस ड्यू टू द इनर्शिया विल रिमेन एट रेस्ट और इलेक्ट्रॉन्स विल मूव. तो जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी, इट विल फर्स्ट इंटरैक्ट विद द इलेक्ट्रॉन्स. ये हमारी मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं. और प्लाज्मा जो चार्ज एंड करंट डेंसिटी, ये एक्सप्रेशंस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं. ये Yes, sir. हमको लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन के साथ में चाहिए होंगी. इसके अलावा जो इक्वेशन चाहिए होगी, दैट विल बी द कंटिन्यूटी इक्वेशन. अगर हमारे पास कोई इंटरेक्शन पिक्चर है, सपोज वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द वेलोसिटी, जो कि इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने किसी इलेक्ट्रॉन को इम्पार्ट की. अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की वैल्यू है, we can calculate the fields of the electromagnetic wave through these Lorentz and the Maxwell's equations. और अगर हमारे पास फील्ड है, then we can calculate the position and displacement. क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट आता है लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन में, और राइट हैंड साइड में फील्ड्स आती हैं. लेजर और प्लाज्मा इंटरेक्शन से फायदे क्या क्या है? एक मन में आता है ना कि लेजर प्लाज्मा इंटरेक्शन क्यों हम स्टडी करें. ये हमारी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है. पॉजिट्रॉन एमिशन का फिनोमेना होता है इससे. एक्सरेज एमिट होती हैं, गामा रेज एमिट होती हैं, रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन्स, और ये दे मे बी एक्सेलरेटेड आल्सो. पार्टिकल एक्सेलरेटर के रूप में भी हम इस इंटरेक्शन को इस्तेमाल करते हैं. न्यूट्रॉन एमिशन के लिए भी यूज होता है, न्यूक्लियर एक्साइटेशन, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए भी यूज होता है. So these are the applications of laser plasma interaction. जैसे हम लोग पहले देख चुके हैं, प्लाज्मा अंडर डेंस कब होगा, क्रिटिकली डेंस कब होगा, और ओवर. इसी तरीके से एक क्वांटिटी हमारे पास है, एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अगर E0 है तो उसके टर्म्स में, और फ्रीक्वेंसी ओमेगा है इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो उसके टर्म्स में हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, ए स्मॉल A0, जहाँ पे m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे उसका इम्पैक्ट हमको स्टडी करना है. तो ये एक स्मॉल क्वांटिटी हम A0 डिफाइन करते हैं. इसी की वैल्यू 1 से कम है तो नॉन रिलेटिविस्टिक, 1 से थोड़ी कम है तो माइल्डली रिलेटिविस्टिक, और 1 से बहुत ज्यादा है तो अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक. जैसे हमने पहले बताया कि इंटरेक्शन से कई नॉन लीनियर फिनोमेना भी होते हैं. नॉन लीनियर फिनोमेना जैसे सेल्फ फोकसिंग, वेक फील्ड जनरेशन, जो वेक फील्ड जनरेशन इज यूज्ड फॉर एक्सेलरेशन. यूनिट 4 में आप यही देखेंगे. मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन,
अब ये वेव प्रोपेगेशन प्लाज्मा में स्टडी करने के लिए हमारे पास 4 बेसिक अप्रोचेस हैं। एक तो मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स है, दूसरी फेज स्पेस इक्वेशंस है जिसको हम व्लासोव बोल्ट्जमैन इक्वेशंस कहते हैं। तीसरा है टू फ्लूइड इक्वेशंस, टू फ्लूइड इन द सेंस कि इलेक्ट्रॉन को एक फ्लूइड मान लेंगे, आयंस को दूसरा फ्लूइड, और ये फ्लूइड इक्वेशंस हम लगाएंगे दोनों के लिए अलग अलग और उनकी इंट्रोडक्शन पिक्चर स्टडी करेंगे। चौथा है मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स, जबकि एक जिसको एक सिंगल मैग्नेटाइज फ्लूइड मान लेंगे। अगर हम टू फ्लूइड लें तो द टेम्परेचर विल बी फाइनाइट, कॉलिजन लेस है और नॉन रिलेटिव। ये 3 एजम्पशंस हम करेंगे पहले। इसके साथ साथ आगे एजम्पशन जो होगा आयंस को वो बाद में बताएंगे। पहले ये 3 एजम्पशन हम कर रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर है दैट इज फाइनाइट टेम्परेचर दैट कैन बी मेजर्ड, कॉलिजन लेस है, वी आर नॉट टेकिंग कॉलिजंस इनटू अकाउंट, चूंकि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मूवमेंट होता है दैट इज रिलेटिविस्टिक, वेलोसिटी ऑफ लाइट से हम मूव करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, कोलिजन लेस मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन या इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन? दोनों। अच्छा, ओके। दोनों हम कोलिजन कंसीडर नहीं करते हैं, उसका रीजन बाद में बता देंगे। और यहाँ पे प्लाज्मा नॉन रिलेटिविस्टिक है जिससे कि हमको गामा नहीं लेना पड़ेगा। ये लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है, और ये थर्मल प्रेशर की इक्वेशन। यहाँ पे गामा एस जो है दैट इज अ स्पेसिफिक हीट रेशियो, डोंट कंफ्यूज इट विद गामा रिलेटिविस्टिक गामा। ये स्पेसिफिक हीट का रेशियो है, ये थर्मल इक्वेशन CP/CV सर। हाँ, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है। कंटिन्यूटी इक्वेशन में रो की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, तो ये इक्वेशन इसमें रिड्यूस कर जाएगी और पी का टर्म जो पिछली इक्वेशन से यहाँ पे रख देंगे। अगर हम एक परटर्बेशन इंड्यूस करें, इनिशियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी n0 थी, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया तो उसने डेंसिटी, व्हाट विल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डू, जब कोई एक रेडिएशन आएगा, लेजर पल्स आएगी, किसी इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करेगी तो वो उसको एक वेलोसिटी इंपार्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड क्यूअर वेलोसिटी। उस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हटेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हटेगा तो उसकी डेंसिटी कुछ चेंज होगी। वो जो डेंसिटी है दैट इज दिस परटर्ब्ड डेंसिटी, वो बहुत स्मॉल चेंज होगा, सो वी कॉल इट परटर्ब्ड डेंसिटी। दैट इज इक्वल टू द टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, द इनिशियल डेंसिटी प्लस द परटर्ब्ड। वेलोसिटी पहले 0 थी, इलेक्ट्रॉन वाज एट रेस्ट, सो खाली इसमें इनिशियल इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी कोई होगी नहीं, जो भी इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी होगी वो आफ्टर द परटर्बेशन ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पहले से कोई प्लाज्मा में अपनी थी नहीं, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसलिए E0 नहीं है, E1 है। फर्स्ट ऑर्डर जो भी टर्म्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आने के बाद के, जो 0th ऑर्डर है वो वेव के आने या लेजर के आने से पहले का, लेजर के आने के बाद जो चेंज हुआ दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर। ओके। इन्हीं परटर्ब्ड जो भी हमारी परटर्ब्ड क्वांटिटीज हैं इनकी वैल्यू हम कंटिन्यूटी इक्वेशन में रखेंगे और फर्स्ट ऑर्डर के टर्म्स को इक्वेट कर देंगे, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन बनेगी। इस फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन के लिए हम देखेंगे कि जब हम मैक्सवेल्स इक्वेशन से वेलोसिटी और फील्ड का रिलेशन निकालेंगे और उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इस तरीके की एक मोमेंटम इक्वेशन बनेगी।
फील्ड्स की इक्वेशन से फिर हम एलिमिनेट करते हैं दोनों फील्ड्स को, तो ये वेव इक्वेशन बनती है। वेव इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, ई और बी की जो फील्ड्स होती हैं उनसे जो बनती है वेव इक्वेशन, दोनों को कंबाइन करके। फिर इसका सोल्यूशन कैसे निकलता है, एक एज्यूम सोल्यूशन मान लेंगे, ए इज इक्वल टू जीरो एक्सपोनेंशियल। इसका डेल बाई डेल एक्स क्या होगा, इट विल बी माइनस आई के, डेल बाई डेल टी है वो प्लस आई ओमेगा प्लस आई ओमेगा। ओके, जब इनको इस एज्यूम सॉल्यूशन को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे, वी विल गेट दिस डिस्पर्जन रिलेशन। अब थर्ड और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन जो कर्ल वाली इक्वेशंस हैं, इनसे हमको ये ट्रांसवर्स करंट डेंसिटी मिलती है, J इज इक्वल टू माइनस NeV। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर की डेंसिटी है, इसमें एक ही फर्स्ट ऑर्डर का टर्म राइट हैंड साइड पे हो सकता है। अगर N1V1 ले लेते तो वो सेकेंड ऑर्डर हो जाता। तो फर्स्ट ऑर्डर का एक ही टर्म होगा N0V1, दूसरा जो फर्स्ट ऑर्डर का टर्म पॉसिबल था वो N1V0, लेकिन V0 0 है इसलिए उस टर्म को यहाँ पे लिया नहीं गया। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का टर्म है। इसी को सॉल्व करेंगे जब, तो ये वेलोसिटी u1 हमको मिल जाएगी, और u1 को हम सब्स्टिट्यूट, ये u1 इज द क्यूअर वेलोसिटी, इसको जब NeV में सब्स्टिट्यूट कर देंगे देन वी कैन गेट दिस J1। और J इज इक्वल टू सिग्मा E, J इज इक्वल टू माइनस NeV से ये आया, ये अलग आइडेंटिटी है J इज इक्वल टू सिग्मा E। इसको यूज करके सिग्मा की वैल्यू हम इससे निकालेंगे, ये इससे नहीं आया है। J इज इक्वल टू सिग्मा E इज डिफरेंट आइडेंटिटी, ये डिफरेंट रिलेशन। इन दोनों को इक्वेट करके हम सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे। जब हम परमिटिविटी और परमिएबिलिटी निकालेंगे, वो एम्पियर लॉ यूज करके एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे। E1 हमको पता है, B1 हम मैक्सवेल इक्वेशन से निकाल लेंगे, B1 पता है इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, B1 मैक्सवेल इक्वेशन से निकालेंगे, दोनों सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये एप्सिलॉन यहाँ पे निकल आएगा। इस एप्सिलॉन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकालें, चाहे डिस्पर्जन इक्वेशन से डायरेक्टली। डिस्पर्जन रिलेशन से आ जाएगा। ओके, डिस्पर्जन रिलेशन जो ओमेगा पी लिखा हुआ था, ये नीचे है ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ओमेगा पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर वाला। डिस्पर्जन रिलेशन से हम डायरेक्टली फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब नॉन लीनियर वेव प्रोपेगेशन, नॉन लीनियर वेव प्रोपेगेशन में अभी हमने ऑर्डर्स कौन कौन से बात की, खाली फर्स्ट ऑर्डर की बात की और जीरोथ ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी हमने क्या ली इंसिडेंट रेडिएशन की, IKZ माइनस ओमेगा टी। और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर फिर से फर्स्ट, जैसे हमने अभी आपने कोई इक्वेशन देखी है, ये इक्वेशन देखिए, J इज इक्वल टू माइनस NeV है, N और V के ऑर्डर्स हैं। तो जब J1 हम इक्वेट करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर यहाँ रखेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो N0V1 का टर्म, एक मिलेगा N1V0 का जो कि 0 हो जाएगा क्योंकि V0 0 है इनिशियली पे इलेक्ट्रॉन। तीसरा टर्म मिलेगा N1V1, N1V1 दो फर्स्ट ऑर्डर का प्रोडक्ट है तो वो हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, N1
N1 में भी ये एक्सपोनेंशियल टर्म आएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, V1 में भी ये आएगा, जितने भी फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स हैं उनमें ये ऑसिलेटरी टर्म आएगा। तो N1 V1 में क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, दो ये मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल सर ऐड हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा सर। 2 ओमेगा हो जाएगी। हाँ जी सर। तो वो दैट 2 ओमेगा इज नॉन लीनियर टर्म। इसी तरीके से 2 ओमेगा और 3 ओमेगा, जो कि इनिशियल डेंसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, जो है फर्स्ट ऑर्डर वेलोसिटी, फर्स्ट ऑर्डर डेंसिटी, इनसे इंटरेक्शन से जो भी हायर बनते जाएंगे वो हायर फ्रीक्वेंसी होती जाएगी, एंड दे विल बी नॉन लीनियर टर्म्स। नॉन लीनियर जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा से ज्यादा हो, 2 ओमेगा 3 ओमेगा जो भी आएगी, दे ऑल विल बी नॉन लीनियर। स्टार्टिंग इक्वेशन सेम है, वही मोमेंटम इक्वेशंस और मैक्सवेल्स इक्वेशंस, वही वेव इक्वेशन आएगी। ये दो कंपोनेंट होंगे, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ओके एंड दीज विल ओबे द कूलॉम गेज। ओके। बाकी मैथमेटिक्स भी सेम रहेगी। यहाँ पे हमने गामा कंसिडर कर लिया है, दैट इज मोशन हमारा कौन सा है, रिलेटिविस्टिक। रिलेटिविस्टिक। ये पर्टर्वेशन देखिए, अब वहां पे हमने खाली पर्टर्वेशन क्या लिया था, एनी इज केवल इक्वल हाँ 1, फर्स्ट ऑर्डर तक सर। हाँ। यहाँ हम आगे भी जा रहे हैं, v इज इक्वल टू V1 था, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर भी आ गया। सेकेंड ऑर्डर आने का मतलब फ्रीक्वेंसी सेकेंड ऑर्डर की 2 ओमेगा होगी। तो जब इस पर्टर्वेशन को हम लगाएंगे तो हमारी जो अब आएगी डिस्पर्जन रिलेशन, वेव इक्वेशन में रखने पे वेव इक्वेशन हमारी इस तरीके की बनेगी। इसको सॉल्व करेंगे तो डिस्पर्जन रिलेशन आएगा। ये जो वेव इक्वेशन है, इसमें आप देखेंगे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस ऑर्डर की होगी, राइट हैंड साइड में देखिए, ए वाई स्क्वायर है। ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा। ए स्क्वायर में ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा, 2 टाइम्स हो जाएगा सर। हाँ जी सर। ई की फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे जो फील्ड आएगी 2 ओमेगा की। 2 ओमेगा। तो ये 2 ओमेगा की फील्ड जो फोर्स लगाएगी, हाँ जी सर। वो फोर्स भी कितनी फ्रीक्वेंसी से लगेगा, 2 ओमेगा से लगेगा। 2 ओमेगा की फ्रीक्वेंसी से। ये 2 ओमेगा फ्रीक्वेंसी का जो फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके। अब अगर ये फोर्स किसी भी अगले इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, पहले इलेक्ट्रॉन पे हमने नॉन फोर्स जनरेट किया, ये पीछे किसी और पल्स आएगी वो किसी और उस पे लगेगा पार्टिकल पे, जो इलेक्ट्रॉन बीम हम अलग से डालेंगे जिसको एक्सेलरेट करना चाहते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन पे अगर हम ये फोर्स लगाएंगे और इन फेज लगेगा, द फेज डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो कि एक्सेलरेट होना है, ये प्लाज्मा का इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो एक सेपरेट इलेक्ट्रॉन बीम है, उसके इलेक्ट्रॉन को हमको एक्सेलरेट करना है। दोनों में अगर कोहेरेंस होगी देन द एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, प्लाज्मा इलेक्ट्रॉन, विल बी ट्रांसफर्ड टू द एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन। तब वो जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, जो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन हमने डाला है, वो दैट विल बी एक्सेलरेटेड। इस एक्सेलरेशन को कॉन्ट्रोमोटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। चलो क्लियर।
दूसरा जो प्रोसेस एक्सेलरेशन का है, ये तो एक तो 2 ओमेगा की फ्रीक्वेंसी से हमने जो फोर्स लगाया वो पॉन्ड्रोमोटिव फोर्स हुआ, उस फोर्स को एक इलेक्ट्रॉन पे लगा दिया और इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, दैट इज कॉल्ड पॉन्ड्रोमोटिव एक्सेलरेशन। दूसरा जो चीज इफेक्ट होगा, जैसे आप एक देखें जब एक नाव चलती है, हाई स्पीड बोट चलती है, तो पीछे इस तरह से लहरें छोड़ के जाती है अपनी। जी सर। ये लहरों में भी फोर्स होता है अच्छा खासा। तो अगर कोई फील्ड आगे जा रही है, लेजर फील्ड आगे जा रही है जिसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, वो अपने पीछे भी कुछ फील्ड छोड़ के जाएंगी। दोस फील्ड्स आर कॉल्ड वेग फील्ड। ये वेग फील्ड लेजर के आगे बढ़ने के बाद उसकी टेल में उत्पन्न हुई है। ये लेजर पल्स के आगे भी हो सकती है और पीछे भी हो सकती है। इस पल्स पे ये जो लहरें हैं, हैं, अगर इन पे कोई देंगे, आवाज इको कर रही है सर, आवाज इको कर रही है। जब आप लोग अपनी आवाज, आप लोग की आवाज जो आ रही है, बीच में जो डिस्टरबेंस आ रहा है, अब ठीक है? यस सर, कंटिन्यू। जो इस तरीके की जो वेग फील्ड बनी है, इस वेग फील्ड पे अगर एक अगला इलेक्ट्रॉन एक आएगा और वो इन फेज होगा इस फील्ड, then that electron will be accelerated. ये वेग फील्ड एक्सेलरेशन का बेसिक प्रिंसिपल है। बेटा अपना म्यूट कर दो अपनी साउंड को। ये वेग एक्सेलरेशन का ये वेग एक्सेलरेटर जो है, जरा तुम म्यूट कर लो अपना। अभी तक जो कन्वेंशनल एक्सेलरेटर्स थे, जो आरएफ कैविटी के लीनियर एक्सेलरेटर यूज किए जा रहे हैं, उनकी जो बेसिक एक्सेलरेशन स्ट्रेंथ है कि अगर 1 मीटर का एक्सेलरेटर है, दैट विल गिव मी अ गेन ऑफ 50 MeV। लेकिन अगर प्लाज्मा बेस्ड एक्सेलरेटर है तो 1 मिलीमीटर ऑफ द लेंथ विल गिव मी अ ग्रेडियंट ऑफ 100 MeV। यानी कितने टाइम 1 मीटर की जगह हमने लिया 1 मिलीमीटर। अगर ये 1 मीटर ले लेते तो क्या होता, 10 to the power कितने MeV हो जाता? ये 1 मीटर है, 3 to the power 3 भाई होता तो ऑलरेडी है। ये कॉन्सेप्ट जो था सबसे पहले लेजर वेग फील्ड एक्सेलरेशन का 1979 में ताजिमा और डॉसन ने दिया था थ्रू देयर पेपर इन फिजिकल रिव्यू लेटर्स। ये उनका रिसर्च पेपर बैकग्राउंड पे है। Dawson passed away about 10 years back. Tajima is still alive. इनका जो एक्सपेरिमेंट 1979 में तो थियोरेटिकल आइडिया आया था, एक्सपेरिमेंटल जो ब्रेक थ्रू था वो 2004 में आया। नेचर जो कि सबसे बड़ा जर्नल है साइंस का, उसमें 3 पेपर्स एक एडिशन में आए, जो कि माइलस्टोन था प्लाज्मा एक्सेलरेटर्स पे। जो भी हमने बात कही ये उसी का समराइजेशन है। जो हमने फेज की बात कही, a plasma wave can be launched, the duration of the laser pulse must be approximately equal to the period of the plasma wave. As the pulse rises and falls, the plasma electron density oscillates. यही plasma frequency होगी। The force doing this is the pondromotive force working along the direction of the pulse, and the results in the generation of a plasma wave in the wake of the laser pulse. तो ये सेकंड ऑर्डर पॉन्ड्रोमोटिव फेयर फोर्स है
कि खुद भी एक्सेलरेट करेगा इलेक्ट्रॉन को और एक सेकेंड ऑर्डर की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। उस फील्ड में वो फील्ड एक फील्ड कहलाएगी और उस फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन आएगा देन इट विल बी एक्सेलरेटेड। पॉन्ड्रोमोटिव एक्सेलरेशन को इस तरीके से समझ लीजिए आप, ये पॉन्ड्रोमोटिव फोर्स है जो कि एक एक्साइटेड प्लाज्मा वेव देती है। इस पे अगर इलेक्ट्रॉन्स आएगा देन दे विल बी एक्सेलरेटेड। ये एक्सेलरेशन दो तरीके से हो सकता है। पहला है प्लाज्मा वेव फील्ड एक्सेलरेशन। वेव फील्ड हम प्लाज्मा के माध्यम से क्रिएट करते हैं, लेजर वेव फील्ड एक्सेलरेटर यानी लेजर के माध्यम से क्रिएट करते हैं। तीसरा है प्लाज्मा बीट वेव एक्सेलरेटर, जहाँ की दो वेव्स हम लाते हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 ओमेगा 2 है, इनका डिफरेंस प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। चौथा है सेल्फ मॉड्यूलेटेड लेजर वेव फील्ड एक्सेलरेटर। ये जो चारों एक्सेलरेटर्स हैं इनके बारे में आप में पढ़ेंगे। फील्ड एक्सेलरेटर यूनिट 4 में आपको पढ़ना है। यूनिट 3 का स्कोप इतना ही था, बाकी यूनिट 4 में पढ़ना है वेव फील्ड और इसके एक्सेलरेटर्स के बारे में।